नमस्कार मित्रों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने स्नातक या परास्नातक करके हिंदी माध्यम से समाजशास्त्र विषय लेकर सिविल सर्विस एग्जाम लिखने का मन बनाया है। समाजशास्त्र के सभी विषयों पर बहुत अच्छे वीडियोज हैं, लेकिन सिविल सर्विस परीक्षा के अभ्यर्थियों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए हिंदी माध्यम में समाजशास्त्र में बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी एक दो छोटे वीडियोज बनाते हैं। ये वीडियो प्रश्न पत्र 2 में एक विषय है जनसंख्या गतिकी, उसको लेकर बनाया गया है। वास्तव में मैंने वीडियो को 2 हिस्सों में इसलिए बांटा है कि कई बार आपको वर्णनात्मक उत्तर देने पड़ते हैं। ऐसा करते समय आपको परीक्षक को ये दर्शाना होता है कि आप तथ्यों से भली भांति परिचित हैं। तो तथ्य क्या हैं और उनके स्रोत क्या हैं, इनका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जो इस वीडियो का विषय है। और दूसरे वीडियो में हम सैद्धांतिक बातें करेंगे कि जैसे अगर जनसंख्या और विकास के संबंध के बारे में कोई बात करनी हो और उस पर कोई सैद्धांतिक निबंध लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे और किन प्रमुख विचारकों को हम अपने लेख में, अपने उत्तर में सम्मिलित कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, पहले हम जनसंख्या गतिकी के बारे में भारत के कुछ आंकड़े देखते हैं और उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है प्रेजेंटेशन, सिविल सर्विस परीक्षा समाजशास्त्र जनसंख्या गतिकी पत्र 2, उसका वीडियो भाग 1 यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। जनसंख्या गतिकी है क्या? समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मैं सरल शब्दों में बताऊं तो जनसंख्या गतिकी का अर्थ है जनसंख्या और जनसंख्या परिवर्तन के अवयवों का अध्ययन करना। वो क्या है? जनसंख्या का आकार, परिवर्तन, प्रजनन या जन्म दर का अध्ययन, मृत्यु दर और जीवन की प्रत्याशा का अध्ययन, और स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। वो किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकता है, शिक्षा के उद्देश्य से हो सकता है, नौकरी के उद्देश्य से हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो सकता है, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ ओरिजिन, वो मौलिक स्थान जहां से आप स्थानांतरित हो रहे हैं, वहां की कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, पारिस्थितिकी समस्याओं के कारण भी हो सकता है। तो और उसके बाद वीडियो 2 में हम बात करेंगे जनसंख्या और विकास की। तो यात्रा का प्रारंभ करते हैं। 1951 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम कह सकते हैं कि वो उस समय जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय स्थिति में था। जनसंख्या संक्रमण एक सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी देशों में एक समय था जिसको आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था, जिसमें जन्म दर भी अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी और जनसंख्या लगभग स्थायी रूप से रहती थी। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता था। द्वितीय स्थिति में मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जन्म दर वही रहता है या उसमें मामूली परिवर्तन होता है और जनसंख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। और तीसरी अवस्था में जाके जब जन्म दर या प्रजनन की स्थिति में भी गिरावट आ जाती है, तब वृद्धि दर फिर से एक बार शून्य पर पहुंच जाती है और जनसंख्या में स्थायित्व आ जाता है। तो उस समय 1951 में भारत की जनसंख्या थी 361 मिलियन या 36.1 करोड़। और
उसकी वृद्धि दर थी 1% प्रति वर्ष। 1% प्रति वर्ष के हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, और जिसको डेमोग्राफर्स या जो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, वो लोग डबलिंग टाइम से दोगुना होने का समय उससे भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो होता है 70/R, 70 वृद्धि दर। तो अगर कोई जनसंख्या 1% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है, तो वो 70 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ये इसका अर्थ हुआ। उस समय हमारे पास जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण के विश्वसनीय आंकड़ों का भी अभाव था, और इसलिए हम गणित के स्टेबल पॉपुलेशन या रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन आदि के प्रतिरूपों के आधार पर जन्म दर और मृत्यु दर का अनुमान लगाया करते थे, जिसके लिए कि जो मौलिक आंकड़े थे वो हमको भारत की जनगणना से, जो 1872 में शुरू हो चुकी थी, वहां से प्राप्त होते थे। विश्व में परिवार नियोजन जैसा कोई कार्यक्रम नहीं था। भारत पहला देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और आज स्थिति ये है कि जितने आंकड़े हमको चाहिए भारत की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, उससे कहीं अधिक आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन आंकड़ों का मुख्य विषय भारत सरकार की नीतियाँ, भारत सरकार के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना अधिक है, और समाजशास्त्रीय शोध के लिए वो एडिक्वेट या उपयुक्त नहीं कहे जा सकते। आधुनिक अवस्था जनसंख्या की ये है कि 1901 से लेके 2011, इन 110 वर्षों में भारत की जनसंख्या 238 मिलियन से बढ़कर 1210 मिलियन तक पहुंच गई, या 121 करोड़। 2011 की जो पिछली जनगणना थी, 2021 में तो जनगणना हुई नहीं है अभी, लेकिन जो पिछली जनगणना थी उसमें 121 करोड़ की आबादी भारत की थी। और अगर आज के बारे में कुछ अनुमान लगाना चाहें, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 2011 से 2021 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 1.5% प्रति वर्ष रही होगी, जो कि पिछली जनगणना से प्राप्त वृद्धि दर से थोड़ा कम है, और जो इस समय जिसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, जो सैंपल रजिस्ट्रेशन स्कीम से प्राप्त होती है, उससे थोड़ा सा अधिक है। तो आज की आबादी, आज की तारीख में भारत की आबादी लगभग 1400 मिलियन या 140 करोड़ होनी चाहिए। 140 करोड़ ये वर्तमान भारत की आबादी है, और इसके हिसाब से जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के शुरू होने, और जब कभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन खत्म होगा, यानी कि भारत की आबादी में एक स्थायित्व आ जाएगा, तो उसकी प्रारंभ की स्थिति और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के समाप्त होने की स्थिति की जनसंख्या का जो अनुपात है वो लगभग 7 या 7 होगा। मतलब 1901 में जो भारत की जनसंख्या थी उसकी लगभग 7 गुनी हो चुकी होगी, जबकि हमारी आबादी 2050 के आसपास कभी बढ़नी बंद हो जाएगी। जो SRS माने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसकी लेटेस्ट बुलेटिन जो अक्टूबर 2021 में जारी हुई है, उसके हिसाब से भारत का जन्म दर 19.7 प्रति सहस्त्र है, अर्थात 1000 की आबादी पर एक वर्ष में भारत में 19.7 बच्चे जन्म ले रहे हैं, और 1000 की आबादी पर एक वर्ष में 6 मृत्यु होती हैं। ये बुलेटिन 2021 का है, लेकिन ये आंकड़े 2019 की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर हम डेथ रेट को बर्थ रेट से घटा दें तो हमको प्राकृतिक वृद्धि दर
प्राप्त होता है, जिसके अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण से भारत की जनसंख्या प्रभावित ना हो, और जो बहुत कम है, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण भारत की आबादी के आकार को देखते हुए बहुत कम है, तो हमारी वृद्धि मुख्य रूप से प्राकृतिक वृद्धि के कारण ही होती है। तो वो होगा 19.7 माइनस 6.0 इक्वल टू 13.7, और प्रतिशत में व्यक्त करें तो, क्योंकि वृद्धि दर अक्सर प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो 1.37%। इसके हिसाब से आज दोहरीकरण की अवधि जो पहले 70 साल थी वो घट के 51 साल हो गई है। मुझे लगता है कि अगर हमारा बर्थ रेट, हमारा जन्म दर 9 के आसपास प्रति हजार आ जाए भविष्य में, तो हमारी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। 9 क्यों, 6 क्यों नहीं? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा और जीवन की प्रत्याशा बढ़ेगी, मृत्यु दर में कमी आएगी, तो हम कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में बूढ़ों का प्रतिशत बढ़ने लगेगा, और उसके कारण एज स्पेसिफिक या आयु के अनुसार मृत्यु दर में परिवर्तन लाए बिना भी जो आबादी का कुल मृत्यु दर बनेगा वो 9 के आसपास होगा। देखिए, यूरोप में जहाँ की जीवन की प्रत्याशा भारत से कहीं बेहतर है, और उसके बारे में अगली स्लाइड में बताऊंगा, तो वहाँ मृत्यु दर 11-12 के आसपास है, जबकि भारत में जहाँ जीवन की प्रत्याशा अपेक्षाकृत कम है, वहाँ हमारा डेथ रेट, हमारी मृत्यु दर 6 है। और ये इसलिए है क्योंकि मृत्यु दर पर आयु के हिसाब से जनसंख्या के वर्गीकरण का प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो 2001, ये 2001 यहाँ पर गलत लिखा है, इसको आप 1901 समझिए, पिछली शताब्दी का प्रारंभ। तो पिछली शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि 1901 के वर्ष में भारत में जीवन की प्रत्याशा 20 के आसपास थी, जो आज बढ़कर 70 से अधिक हो गई है। और 2019 से पहले, यानी कि आज तो 2021 है, और 2 साल पहले की बात करें तो 0.33%, 0.33% प्रतिवर्ष के हिसाब से जीवन की प्रत्याशा बढ़ रही थी। और अगर इसकी, समाजशास्त्री हमेशा तुलनात्मक पद्धति से बात करते हैं, तो अगर हम इस जीवन प्रत्याशा को उन देशों की जीवन प्रत्याशा से तुलना करें जहाँ की जीवन की प्रत्याशा बहुत अधिक है या संभवतः उच्चतम स्थिति में है, तो उनमें एक देश होगा हांगकांग। जापान भी लगभग उसी स्थिति में है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक जीवन की प्रत्याशा हांगकांग की है, जो 88.17 है। इसका मतलब हांगकांग में जब आज कोई बच्चा पैदा होता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि औसतन कोई बच्चा 5 साल जिएगा, कोई बच्चा 35 साल जिएगा, कोई 40 साल जिएगा, कोई 90 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, लेकिन औसतन एक बच्चा 88.17 वर्ष जीने की आशा कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वो आजकल जीवन की प्रत्याशा में एक संशोधन किया गया है कि जो पूरी आयु है हमारी, उसमें हम स्वस्थ नहीं रहते, तो विचार करने का बिंदु ये भी हो सकता है कि वो जीवन प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा का वो भाग जिसमें कि हम स्वस्थ और सुखी होते हैं। तो 70 की तो जीवन प्रत्याशा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई 60-65 साल की आयु हमारी ऐसी होती है। ये सब अनुमान लगाया गया है, आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 60-65 वर्ष की आयु ऐसी होती है जिसमें कि हम सुखी और स्वस्थ होते हैं।
और 5 से 10 वर्ष इसमें ऐसे हैं जिसमें कि हम रुग्णता या अशक्यता की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। औसतन बात है, हर एक पर ये लागू नहीं होगी, लेकिन जनसंख्या का औसत कुछ इस प्रकार का है। इसके अलावा बहुत सारे लोग भौतिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। 2015-16 में पहली बार मानसिक समस्याओं का एक सर्वेक्षण हुआ और उसमें प्रमुख भूमिका निभाई निम्हांस ने, जो बेंगलोर में स्थित एक संस्थान है और जहां न्यूरोसर्जरी है, जहां मानसिक बीमारियों का अध्ययन है, शोध है और उनका निराकरण भी है। तो उस सर्वेक्षण के अनुसार करीब 10.6% लोग भारत में ऐसे हैं जो किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित है, जो मामूली भी हो सकती है, जैसे कि छोटा मोटा डिप्रेशन या चिंता, अस्थायी चिंता, या कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या गंभीर मानसिक रोग। और मानसिक रोगों की समस्या और भी अधिक बड़ी इसलिए है क्योंकि मांग तो बहुत है लेकिन आपूर्ति इसकी बहुत कम है और लोगों में एक प्रकार का स्टिग्मा, भेदभाव, पक्षपात भी है कि मानसिक रूप से बीमार पड़ने पर लोग डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते। उनको लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि अरे ये तो पागल हो गया। और इस 10% के अन्यत्र हमारे देश में एक काफी बड़ा प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो कि नशीले पदार्थों का सेवन करता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंस यूज, और सब्सटेंस यूज में शराब है, तम्बाकू है, बीड़ी सिगरेट है, बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के जो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हैं वो भी बड़ी तादाद में है, उनका भी एक बड़ा प्रतिशत है। अगर आप निम्हांस की इस रिपोर्ट को, जो कि गूगल सर्च करने पर आपको आसानी से नेट पे मिल जाएगी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें ये सारे आंकड़े आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अभी एक कुछ समय पूर्व हमारे देश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शुरू हुआ और 2019 से 21 की स्थिति को दिखाता हुआ NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड कंडक्ट किया गया। मैं यहाँ से कुछ आंकड़े देकर आपको जनसंख्या गतिकी के बारे में बताता हूँ कि टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर घटी है। कितनी घटी है कि जो 2015-16 में 2.2 थी वो अब 2 रह गई है। इसका मतलब एक महिला औसतन, अगर आज के हम एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स को देखें तो एक महिला औसतन अपने पूरे जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है। और 2.1 को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अगर उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देंगी महिलाएं तो जनसंख्या बढ़ेगी और उससे कम बच्चों को जन्म देगी तो जनसंख्या घटने लगेगी। ऐसा अगली जनरेशन में होगा, तुरंत नहीं। तो 2.0 का मतलब ये कि हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अगर कोई और परिवर्तन ना हो तो हमारी जनसंख्या अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में घटना शुरू हो जाएगी। प्रतिस्थापन दर से भी हम कम आ गए। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो कोई ये भी कह सकता है कि अब जैसा कि कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चली थी कि हमें 2 बच्चों का कानून लाना चाहिए, तो उसकी अब आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा कि आवश्यकता है और उसका कारण भी बताऊंगा अगली स्लाइड में। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एक जमाना था जबकि जब 1000 बच्चे किसी वर्ष में पैदा होते थे तो उनमें से लगभग 250 बच्चे अपने
प्रथम बर्थडे, प्रथम जन्म दिवस को मनाने का सौभाग्य भी नहीं रखते थे। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक थी। आज शिशु मृत्यु दर 250 से घटकर करीब 35.2 पर आ गई। इसका मतलब ये है कि, और ये लगातार घट रही है। NFHS 4 के मुकाबले जो कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 40.7 था, वो घटकर 35.2 पर आ गया। जन्म के समय लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। ये एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा तथ्य है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखाता है, तो उसमें भी सुधार हुआ। जन्म के समय जो लिंगानुपात था NFHS 4 में, वो 919 था और अब ये सुधर कर 929 हो गया। ये कभी भी 1000 तो नहीं होगा। कुछ प्राकृतिक कारण, बायोलॉजिकल कारण ऐसे हैं कि अधिक से अधिक हम आशा कर सकते हैं कि लिंगानुपात, जन्म के समय का लिंगानुपात 950 तक पहुंच सकता है। प्राकृतिक कारण है कि ज्यादा पुरुष संतान पैदा होती है स्त्रियों की अपेक्षा, लेकिन ये जो 950 से पीछे रहना है, ये दिखाता है कि इसका एक बड़ा कारण फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़कियों की भ्रूण हत्या या लड़कियों की अवहेलना और कुपोषण और हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जन्म देने के समय मृत्यु दर का अधिक होना, ये सब कारण है। और ये दिखाता है कि समय के साथ देखिए 2 तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं लिंगानुपात में। एक तो पैरिटी इफेक्ट, जबकि हम ये तय कर लें कि हमको 1 बच्चा चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि वो लड़का है या लड़की। तो ये पैरिटी इफेक्ट का मतलब होता है कि लिंगानुपात सुधर जाएगा। और इंटेंसिफिकेशन इफेक्ट, यानी कि जब जेंडर बायस, हम चाहते हैं कि हमारे लड़का जरूर हो, 1 लड़का हो, 2 लड़का हो, और लड़कियों की अवहेलना करते हैं, तब लिंगानुपात में कमी आती है। तो न केवल लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बल्कि ये भी दिखाता है कि बच्चों की संख्या सीमित करने का जो प्रभाव है, वो जेंडर बायस या लिंग भेद या पक्षपात, लैंगिक पक्षपात, लैंगिक भेद के प्रभाव की अपेक्षा अधिक है। और एक खुशखबरी ये भी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है भारत का, और जो स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी सुविधाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो महिला सशक्ति संबंधी आंकड़े हैं, उनमें काफी सुधार हुआ है। और पहले एक समय था, आज से 20-25 साल पहले, जबकि लगभग 20% के ऐसे जोड़े थे जो कि और बच्चा नहीं चाहते और फिर भी परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। उनका प्रतिशत घटकर 9.4 हो गया है। और महिलाओं में जमीन या मकान के स्वामित्व को लेकर और बैंक अकाउंट जैसी सुविधा को लेकर उनका सशक्तिकरण हुआ है। 2 राज्य प्रारंभ में, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, इन 4 राज्यों को बीमारू एक्रोनिम दिया गया था प्रोफेसर आशीष बोस के द्वारा। तो उन 4 प्रमुख राज्यों में से MP और राजस्थान, 2 राज्य अब बीमारू की श्रेणी से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वहां पे जन्म दर काफी कम हो गई है और चीजों में भी सुधार आया है। बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे बचे हैं जिनमें अभी और सुधार की अपेक्षा है। साथ में एक जिसके बारे में बात नहीं की जाती है अक्सर, मैं आपको एक बुरी खबर भी देना चाहता हूं कि हमारे देश में जहां एक और टोटल या सकल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आ रही है, और वो
2.0 पर पहुंच गया है, वहां वैवाहिक जोड़ों में जो प्रजनन दर है, कुल प्रजनन दर वैवाहिक जोड़ों की, वो अभी भी काफी ऊंची स्थिति में बनी हुई है, 4.9। सकल वैवाहिक प्रजनन दर 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 4.9 है, और कुछ प्रांतों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें 6 से भी अधिक है। यहाँ तक कि केरला, जहाँ की जन्म दर सबसे कम है, वहाँ भी सकल वैवाहिक प्रजनन दर 5 है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी कुल प्रजनन दर कम हो रही है तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि महिलाएं शादी नहीं कर रही या अधिक उम्र में शादी कर रही। तो ये नहीं दिखाता कि जो वैवाहिक जोड़े हैं उनमें प्रजनन दर में कमी आई है। साथ ही एक बुरी खबर ये है कि NFHS 5 के हिसाब से कुपोषण में वृद्धि हुई है, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे पुरुषों में हो। और अंडरवेट चिल्ड्रन, जो उससे जुड़ा हुआ एक विषय है कि जितना भार सामान्य तौर पर होना चाहिए उससे कम भार वाले बच्चों के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। और जो हमारे यहाँ आयु की न्यूनतम सीमा है लीगल 18, लगभग 26.8% महिलाएं 20 से 24 वर्ष की उम्र की ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई। ऐसी वीमेन जो कि शादीशुदा हैं और 20 से 24 के बीच हैं, उनमें से 26.8% की शादी 18 साल से पहले हो गई। तो 18 साल हालांकि न्यूनतम वैध उम्र है विवाह की, लेकिन अभी भी चाइल्ड मैरिजेस चल रही हैं, या 18 से कम पर 15, 16, 17 इन उम्रों पर अभी भी कम पढ़े लिखे लोगों में, गाँव में और पिछड़े क्षेत्रों में वहाँ पर शादियां हो रही हैं। एक चीज जो काफी कष्टकारी है देखने में, वो ये कि फीमेल स्टरलाइजेशन इम्प्रूव्ड, ठीक है, 36% से 37.9%। मतलब महिलाओं में, जबकि पहले 36.0% महिलाएं नसबंदी करा चुकी थी क्योंकि उनको और बच्चे नहीं चाहिए, अब ये प्रतिशत बढ़ के 37.9 हो गया। लेकिन पुरुषों में नसबंदी के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं आया, 0.3%। 1000 में 3, 100 में भी नहीं, 1000 में 3, 1000 में 3 पुरुष ऐसे जो कि नसबंदी को अपनाते। इसका मतलब ये कि जो हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, उसका भार समाज ने जैसे स्त्रियों के ऊपर डाल दिया कि तुम बढ़ती हुई उम्र में शादी करोगे, और जो परिवार नियोजन साधन अपनाने की जिम्मेदारी है वो भी तुम्हारी है, महिलाओं की है। तो जबकि महिलाएं महिलाएं 36.0 से बढ़ के 37.9% महिलाएं आज नसबंदी इस्तेमाल करती हैं, पुरुषों में केवल 0.3%। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारा समाज किस तरह से पितृसत्तात्मक है। आप कहेंगे कि इन जन्म दर और मृत्यु दर की स्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया होगा अब तो कोविड के कारण। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोविड के बारे में भी बता दूं। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोविड के कारण भारत में जीवन प्रत्याशा में 2 वर्ष की लगभग कमी आई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, जो बॉम्बे में स्थित है और जनसंख्या अध्ययन का विश्व का एक प्रमुख संस्थान है, उसके अनुसंधान बताते हैं कि द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, जो पुरुषों के लिए 69.5 थी 2019 में और स्त्रियों के लिए 72 थी, वो घटकर 67.5 और 69.8 रह गई। इसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग, स्त्री और पुरुषों के लिए जीवन की प्रत्याशा में 2 साल की कमी आई है।
ये बात उन्होंने 2020 के लिए कही है। और अगर हम कोरोना में नियंत्रण पा लेते हैं, दूसरी लहर के बाद काफी नियंत्रण हुआ, और अगर तीसरी लहर की भयावह स्थिति नहीं बनती है तो आगे को जीवन की प्रत्याशा फिर से सुधर सकती है। लेकिन यहाँ यही बताना जरूरी है कि वो डेथ रेट हालांकि बढ़ा होगा कोरोना की वजह से, लेकिन इससे भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, है ना। और जो संक्रमण हुआ उसमें सेक्स के हिसाब से सिलेक्शन भी था। आंकड़े जब आएंगे विस्तार से तो मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि पुरुषों में संक्रमण ज्यादा हुआ, पुरुषों में मृत्यु भी ज्यादा हुई, और बूढ़े लोगों में या अधिक उम्र के लोगों में संक्रमण के कारण मृत्यु दर अधिक रही होगी, और युवाओं में और बच्चों में मृत्यु दर कम थी। तो मित्रों, इस छोटे से वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसको वीडियो को छोटा ही रखना चाहता हूं ताकि एक बार में आप एक वीडियो शांति से बैठ के देख सकें, और दूसरे वीडियो में फिर जनसंख्या हमारे विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और जनसंख्या बढ़ने या घटने से विकास और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मुख्य मुख्य विचारक कौन से हैं और किस प्रकार के संबंधों की उन्होंने बात की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोनों वीडियोज को भाग 1 भाग 2 को अगर आप मिला के देखेंगे तो भारत की डेमोग्राफिक सिचुएशन, जननांकीय स्थिति के बारे में आपको एक अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है, और इनके आधार पर आप सिविल सर्विस परीक्षा में हिंदी माध्यम में अच्छे उत्तर देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।